हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के अनसोल्ड पेपर 2026 के सेट नंबर 1 पेपर कोड 347 के पार्ट 3 को करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कराए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का कै पार्ट करने वाले हैं आज की वीडियो में हम। उसके बाद हम खे पार्ट करेंगे, उसके बाद हम गे पार्ट करेंगे और उसके बाद हम घे पार्ट करने वाले हैं। यानी कि आज की वीडियो में हम ये 4 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि कितने कितने मार्क्स के आते हैं। ये हमारे बोर्ड एग्जाम में 3-3 मार्क्स के आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, एक बात और, जैसे कि आपने क्लास 12 केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस अच्छे से तैयार करने चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारा जो केमिस्ट्री का सिलेबस होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है, और जब हमारा सिलेबस फिक्स है तो ये जो हमारे क्वेश्चन है ये रिपीट होते रहते हैं। आपसे कोई भी ये वाली बात नहीं बताएगा कि ये हमारे जो क्वेश्चन है वो रिपीट ही होते रहेंगे। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना क्लास 12 केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करना है। और अगर आपका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहां से जाकर जरूर देख सकते हैं। मैंने चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 10 तक कराए हुए हैं। और देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस अच्छे से तैयार कर लेने हैं। क्योंकि देखिए, ये जो हमारे क्वेश्चंस है ये हमारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। बस एग्जामिनर यहाँ पे क्या करेगा, एग्जामिनर यहाँ पे बस वैल्यू को चेंज कर देगा। यानी कि अगर बात है न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल में वैल्यू को चेंज कर देगा। बाकी जैसे राउट का नियम, कॉलराज का नियम, ये सभी सेम ही होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज की वीडियो में हम प्रश्न 4 के क पार्ट को करने वाले हैं। तो देखिए, एक सेल जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया, 3 मार्क्स का। Zn सॉलिड में, Cu2+ एक्वस में, एरो Zn2+ एक्वस प्लस CuS का 298 केल्विन ताप पर मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। तो सेल अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा एवं साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। तो देखिए, इसमें हमें क्या दिया है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं दिया है, यहाँ पर हमें क्या दिया है, हमें दिया है Zn S प्लस Cu2+ एक्वस Zn2+ प्लस CuS, हमें ये दिया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। जिंक से यहाँ पर कितना, 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो पा रहा है, यानी यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन। और देखिए, कॉपर में यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले गए और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। यानी कि यहाँ पर जो आदान प्रदान हो रहा है वो किसका हो रहा है, यहाँ पर जो आदान प्रदान हो रहा है वो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो किसका, तो कितना, तो यहाँ पर देखिए n क्या होता है, n होता है इस अभिक्रिया में जिन इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है वो। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान ये क्या होगा, ये होता है, ये यहाँ पर दिया गया है 2। ठीक है। अब देखते हैं और क्या दिया गया, हमें यहाँ पर दिया गया है ताप कितना, यानी कि टेम्परेचर कितना दिया गया, 298 केल्विन ताप पर मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी कि E0 बोल दीजिए, E0 सेल बोल दीजिए। तो देखिए E0 या E0 सेल, तो ये कितना दिया गया है, 1.1 वोल्ट दिया गया है। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है मानक गिब्स ऊर्जा बताइए और साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए। यानी कि हमें क्या बताना है, हमें बताना है मानक गिब्स ऊर्जा, और क्या बताना है, और बताना है हमें Kc, यानी कि साम्य स्थिरांक की गणना करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए, हम जानते हैं मानक गिब्स ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो देखिए, मानक गिब्स ऊर्जा का सूत्र होता है मानक गिब्स ऊर्जा, ये कितना होता है, ये होता है ΔG0। इसकी हमें क्या करनी है, इसकी हमें गणना करनी है। तो देखिए, ΔG0 माइनस NF E0 सेल, तो ये हमारा सूत्र है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर n क्या है, n है कि इस अभिक्रिया में जिन इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है उसकी संख्या। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि इन इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। तो कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, 2 का। और देखिए, बात करें F की, F क्या है यहाँ पर, F है यहाँ पर फैराडे नियतांक। F क्या है, F है फैराडे
फैराडे नियतांक, जिसका मान कितना होता है, जिसका मान होता है हमारा 96500 सी प्रति मोल, कूलाम प्रति मोल। ठीक है, एफ क्या है यहाँ पे, एफ है फैराडे नियतांक। अब आगे देखिए, तो देखिए हम ये मान क्या है, ये मान हम इस सूत्र में रखेंगे, डेल्टा जी नोट बराबर एन कितना दिया गया है, -2। ठीक है, उसके बाद देखिए फैराडे नियतांक कितना होता है 96500। उसके बाद देखिए ई नोट सेल, तो ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है 1.1। तो जब हम इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें कराएंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, तो देखिए ये हमारा निकल कर आ जाएगा डेल्टा जी नोट बराबर -212 300 जूल प्रति मोल। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर देंगे। तो वो कैसे करेंगे, वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर 1000 से भाग कर देना होगा। तो ये आ जाएगा डेल्टा जी नोट बराबर -212.300 लिख लीजिए 300 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, तो हमारी ये एक वैल्यू तो निकल कर आ गई। हमें यहाँ से क्या पूछा गया था, यहाँ पर हमसे गिब्स ऊर्जा, मानक गिब्स ऊर्जा पूछी गई थी। तो ये कितनी निकल कर आई है, -212.300 किलो जूल प्रति मोल। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया है। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे और क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए। अब हमें किसकी गणना करनी है, साम्य स्थिरांक की गणना करनी है। तो चलिए देखते हैं हम वो कैसे करने वाले हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, साम्य स्थिरांक की गणना करनी है। हम यहाँ पे लिख देते हैं साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक यानी कि केसी की गणना करनी है। ठीक है, की गणना। तो देखिए इसकी गणना करने के लिए हमारे पास सूत्र है ई नॉट सेल बराबर 0.059 प्रति अपॉन मैन और लोग केसी। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकाला है, हमें निकालना है यहाँ पर केसी की वैल्यू यानी कि साम्य स्थिरांक की। तो ये एन चला जाएगा इसके साथ, एन इंटू ई नॉट सेल बटे में 0.059 बराबर लोग केसी। तो एन क्या था, एन था हमारा उस अभिक्रिया में आदान प्रदान होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कितनी थी, 2। और देखिए ये कितना था, ये था हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 बटे में 0.059 बराबर लोग केसी। तो देखिए जब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा लोग केसी बराबर 2.2 बटे 0.59। तो जब हम इसको इससे भाग करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 37.22288। कितना निकल कर आ जाएगा फ्रेंड्स, 37.288। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ से केसी की वैल्यू। तो लोग केसी बराबर कितना था, 37.288। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कर देंगे केसी बराबर एंटीलोग। हम ले लेंगे एंटीलोग, ले लेंगे किसका, 37.288 का। तो देखिए यहाँ पर केसी बराबर क्या आ जाएगा, केसी बराबर निकल कर आ जाएगा 1.941 गुणा 10⁻37। तो देखिए फ्रेंड्स वहां पर बोर्ड एग्जाम में आपको वैल्यू दी गई होगी लोग इतने की, तो आपको इस प्रकार ये आंसर निकालना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा इसका फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है, यानी कि हमारे यहाँ पर क्या निकल कर आ गया, हमारे यहाँ पर साम्य स्थिरांक निकल कर आ गया कितना, केसी बराबर 1.941 गुणा 10⁻37। और देखिए अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने मानक गिब्स ऊर्जा निकाली है। उसके बाद देखिए उसके बाद ही हमने साम्य स्थिरांक यानी कि केसी की गणना करनी है। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन और इसका फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है 1.941 गुणा 10⁻37। अब फ्रेंड्स देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का, जो कि है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 तो देखिए निम्नलिखित कारक अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित करते हैं। फर्स्ट है सांद्रता, दूसरा है ताप और तीसरा है उत्प्रेरक। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का डायरेक्टली पूछा गया था कि निम्न कारक अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको फिर से कह रही हूँ, आपको क्या करना है, आपको सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ये क्वेश्चंस लगाने हैं, यानी कि इन क्वेश्चन की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको ना तो मास्टरमाइंड में देखने को मिलेंगे ना ही और किसी क्वेश्चन बैंक में देखने को मिलेंगे। ये हमारे वो क्वेश्चन है जो कि हमारे
बुक में से उठाए गए हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, ये हमसे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 3 मार्क्स के पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है निम्न कारक अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित करते हैं। सांता, ताप, उत्प्रेरक। तो अभिकारक की सांता का प्रभाव। तो देखिए निश्चित ताप पर अभिकारकों की सांता बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्योंकि अभिकारक अणुओं की सांता बढ़ जाने से अणुओं के मध्य टकरों की कुल संख्या बढ़ जाती है। फिर से देखते हैं अभिकारक की सांता का प्रभाव। तो निश्चित ताप पर, यानी कि जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल निश्चित होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर पर अभिकारकों की सांता बढ़ने से अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि अभिकारक अणुओं की सांता बढ़ जाने से अणुओं के मध्य की टकरों की संख्या क्या हो जाती है, वो भी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार अभिक्रिया का वेग समानुपाती किसके, अभिकारकों की सांता के। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला हमारा ताप का प्रभाव, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्टली आपसे यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित करेंगे, ताप के द्वारा। तो समझाइए। तो देखिए ताप का प्रभाव, तो अभिक्रिया का ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, यानी कि जब हम अभिक्रिया का, रिएक्शन का क्या कर देंगे, ताप बढ़ा देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो हमारा अभिक्रिया का जो वेग है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ताप वृद्धि से सक्रिय अणुओं की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे अणुओं के मध्य प्रति सेकंड होने वाली टकरों की संख्या बढ़ जाती है और अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। और देखिए अभिक्रिया का वेग समानुपाती किसके है, ताप के, और अभिक्रिया का वेग समानुपाती किसके है, टकरों की संख्या के। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप देखते हैं उत्प्रेरक का प्रभाव। तो देखिए उत्प्रेरक, यहाँ पर देखिए उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया का सक्रिय ऊर्जा EA का मान कम कर देते हैं। किसका मान कम कर देते हैं, तो उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक, यानी कि अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा यानी कि E का मान कम कर देते हैं, जिससे सक्रियण अणु की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, इससे सक्रियण अणु की जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है। अतः उत्प्रेरक यानी कि धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो फिर से देख लीजिए, जब उत्प्रेरक में भी धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा EA का मान कम कर देते हैं, जिससे सक्रियण अणुओं की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अतः उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए ये था हमारा क्वेश्चन कि निम्न कारक अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित करते हैं। सांता, ताप, उत्प्रेरक। तो अभिकारक की सांता का प्रभाव, तो निश्चित ताप पर अभिकारकों की सांता बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्योंकि अभिकारक अणु की सांता बढ़ जाने से अणुओं के मध्य टकरों की कुल संख्या बढ़ जाती है। और दूसरा क्या था, दूसरा था ताप का प्रभाव। तो देखिए अभिक्रिया का ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्योंकि ताप वृद्धि से सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अणुओं के मध्य प्रति सेकंड होने वाली टकरों की संख्या बढ़ जाती है और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। और अभिक्रिया का वेग समानुपाती ताप के और अभिक्रिया का वेग समानुपाती किसके, टकरों की संख्या के। अब बात आती है उत्प्रेरक का प्रभाव की। तो उत्प्रेरक में धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा EA का मान कम कर देते हैं, जिससे सक्रिय अणुओं की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अतः उत्प्रेरक यानी कि धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। आप देखिए फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का, जो कि है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। किसका वर्णन करना है, हमें यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन करना है। अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट किस प्रकार निम्न में से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया के लिए आयनिक समीकरण दीजिए। ये क्वेश्चन हमसे डायरेक्टली 3 मार्क्स का पूछ लिया गया है और इसमें हमारी जो आयनिक समीकरण देनी है H2S के द्वारा और Fe2+ आयन के द्वारा देनी है। फिर से देख लीजिए, पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए और अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट किस प्रकार निम्न से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया के लिए आयनिक समीकरण दीजिए। फर्स्ट था H2S द्वारा और सेकंड था Fe2+ आयन द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स, पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि। तो जब MnO2 को KOH और O2 या KNO3 के साथ गर्म किया जाता है तो पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होता है। तो देखिए बात करें पोटेशियम परमैंगनेट की, तो इसमें जो हमारा सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है, वो होता है KMnO4। तो पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, KMnO4। और देखिए जब MnO2 को KOH और O2 यानी या KNO3 के साथ गर्म किया जाता है तो पोटेशियम मैग्नेट यानी कि K2MnO4 प्राप्त होता है। क्या बनता है, उसमें बनता है पोटेशियम मैग्नेट यानी कि K2MnO4 बनता है। तो देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर रिएक्शन करते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर MnO2 की क्रिया किसके साथ कराएंगे, एक तो KOH के साथ करा देंगे और एक करा देंगे ऑक्सीजन के साथ। हम क्या करा देंगे, हम करा देंगे इसको हीट यानी कि गर्म किया जाता है। यहाँ पर लिखा है ना, जब MnO2 को KOH और O2 के साथ गर्म किया जाता है तो पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर हमारा प्राप्त हो जाएगा पोटेशियम मैग्नेट।
तो देखिए यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम MnO2 के 2 अणु ले लेंगे और यहाँ पर हम KOH के 4 अणु ले लेंगे। तो जब हम इसकी हीट करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमारे यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा पोटेशियम मैग्नेट। क्या प्राप्त होगा, पोटेशियम मैग्नेट 2K2MnO4 और क्या प्राप्त हो जाएगा, और हमारा 2H2 यानी कि जल प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए पोटेशियम परमानेंट बनाने की विधि में हमने क्या किया, जब MnO2 को KOH और O2 के साथ गर्म किया जाता है तो पोटेशियम मैग्नेट बनता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए पोटेशियम मैग्नेट से हम क्या करेंगे, पोटेशियम परमानेंट में रूपांतरण कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम परमानेंट का में रूपांतरण, पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम परमैग्नेट में रूपांतरण, परमैग्नेट में रूपांतरण। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर MnO2 और KOH को और O2 के साथ गर्म कर दिया था, तो हमारा पोटेशियम मैग्नेट यानी कि K2MnO4 बनकर तैयार हुआ था। तो हमारी जो विधि है हमारी पोटेशियम परमानेंट बनाने की विधि। तो हम क्या करेंगे, हम पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम परमानेंट में रूपांतरण कर देंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें पहली होती है हमारी विद्युत अपघटनी ऑक्सीकरण, वैद्युत अपघटनी ऑक्सीकरण। क्या होती है, वैद्युत अपघटनी ऑक्सीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हमारा K2MnO4 यानी कि पोटेशियम मैग्नेट की K2MnO4 यानी कि पोटेशियम मैग्नेट के दोनों लेंगे, इसकी हम जल के साथ क्रिया करा देंगे और नवजात ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे। तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, हमारा यहाँ पर आ जाएगा पोटेशियम मैग्नेट बनकर आ जाएगा। क्या बनकर आ जाएगा, पोटेशियम परमैग्नेट 2KMnO4। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम पोटेशियम परमैग्नेट। और क्या बनकर आ जाएगा, और हमारा बनकर आ जाएगा 2KOH। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको समीकरण संतुलित दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर देखिए K2MnO4 के दोनों ले इनके जल के साथ क्रिया करें ऑक्सीकरण के साथ, नवजात ऑक्सीजन के साथ, तो हमारा क्या बनकर आया, हमारा बनकर आया पोटेशियम परमानेंट और हमारा KOH बनकर आया है। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण द्वारा। तो देखिए सेकंड पॉइंट हमारा रासायनिक समीकरण, रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा। तो इसमें देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पोटेशियम मैग्नेट की क्लोरीन के साथ क्रिया करा देंगे। तो K2MnO4 हो जाएगा और Cl2 के साथ क्रिया करा देंगे। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, पोटेशियम परमैग्नेट बनकर तैयार हो जाएगा 2KMnO4 प्लस 2KCl। तो देखिए क्या है, यहाँ पर हमने K2MnO4 के दोनों ले लिया अपने समीकरण को संतुलित करने के लिए। अब आगे देखते हैं, आगे बोला गया है अम्लीय पोटेशियम परमैग्नेट किस प्रकार निम्न से अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया के लिए आयनिक समीकरण दीजिए, एक तो H2S के द्वारा और एक Fe2+ आयन के द्वारा। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट H2S तथा Fe2+ आयन के साथ अभिक्रिया की आयनिक समीकरण। तो पहला क्या था, पहला था हमारा H2S के द्वारा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले इसे आयनिक रूप में ले लेते हैं। H2S को क्या कर लेंगे, आयनिक रूप में ले लेंगे, यानी कि जब हम H2S को आयनिक रूप में ले लेंगे H2S हो जाएगा। ठीक है, तो H2H क्या हो जाएगा, ये अलग निकल जाएगा और S क्या हो जाएगा, सल्फर यानी कि अलग निकल जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने इसको आयनिक रूप में ले लिया। जैसे कि NaCl मान लीजिए, तो उसमें Na+ का होगा, Cl क्या हो जाएगा, माइनस का होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम KMnO4 के आयनिक रूप में लेंगे। क्या करेंगे, हम लेंगे KMnO4 को आयनिक रूप में। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा MnO4 के MnO4 का आयनिक रूप लेंगे तो हो जाएगा MnO4 और प्लस K+। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर बस H2S का
H2S का आयनिक रूप में ले लिया और हमने यहाँ पर KMnO4 को आयनिक रूप में ले लिया। अब हम रिएक्शन करते हैं। तो देखिए जब हम रिएक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमने बोला गया है यहाँ पर हमें क्या कराना है, हमें अम्लीय पोटेशियम परमानेंट यानी कि H2S और Fe2+ आयन के साथ अभिक्रिया करानी है। तो देखिए यहाँ से देखिए हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर H2S के द्वारा बोला गया था, तो H2S हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर देंगे, H2S का आयनिक रूप में ले लेंगे। तो H2S का आयनिक रूप क्या है, 2H प्लस S माइनस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम KMnO4 का आयनिक रूप ले लेंगे। KMnO4 का आयनिक रूप में ले लेंगे, को आयनिक रूप में लेने पर आयनिक रूप में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा KMnO4 में MnO4 माइनस में और आ जाएगा K प्लस में। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम अपनी रिएक्शन कराएंगे। हम यहाँ से लेंगे MnO4 और क्या लेंगे, और लेंगे हम पहले लेंगे MnO4 की माइनस प्लस 5H2 की माइनस प्लस 16H। क्यों H हम इसलिए लिए क्योंकि हमें यहाँ पर अम्लीय माध्यम में कराना है, और हम यहाँ पर MnO4 के क्या लेंगे, 2 ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या बनकर आ जाएगा, यहाँ पर हमारा बनकर आ जाएगा 2Mn की 2 प्लस 5S प्लस 8H2O। तो ये क्या निकल कर आ गई, ये निकल कर आ गई हमारी पहली आयनिक समीकरण। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है, ये है हमारी पहली आयनिक समीकरण। अब देखते हैं आगे बोला गया है Fe2+ आयन के द्वारा आयनिक समीकरण दीजिए। तो देखिए यहां पर हम करेंगे Fe2+ आयन के द्वारा। तो ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा हमारा। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे MnO4 का माइनस प्लस 5Fe2+ प्लस 8H, और इसकी हम अभिक्रिया करा देंगे। तो क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा Mn2+ प्लस Fe3+ और प्लस 4H2O आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए फेरस आयन फेरिक आयन को में ऑक्सीकृत हो जाता है। ये जो हमारा फेरस आयन था वो किस में ऑक्सीकृत हो जाता है, फेरिक आयन में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसकी 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। हमने इसमें देखिए ज्यादा कुछ नहीं किया था, हमने इसमें बस यहाँ पर पोटेशियम परमानेंट बनाने की विधि करी थी, और हम जानते हैं पोटेशियम परमानेंट का सूत्र क्या होता है, वो होता है KMnO4। और हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर MnO2 को KHO और O2 के साथ हीट करा दी थी, तो हमारा यहाँ पर बनकर आ गया था पोटेशियम मैग्नेट। लेकिन हमें प्राप्त करना है पोटेशियम परमैंगनेट, तो हमने यहाँ पर पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम परमैंगनेट में रूपांतरण करा दिया। तो इसमें पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था हमारा वैद्युतोपकेतनीय ऑक्सीकरण द्वारा, और दूसरा पॉइंट था हमारा रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा। और इसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था कि H2S का अम्लीय पोटेशियम परमानेंट से किस प्रकार निम्न से अभिक्रिया करता है, यानी कि आयनिक समीकरण दीजिए इसका H2S से और किससे, Fe2+ आयन से। तो ये हमारी आयनिक समीकरण। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि है, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये न्यूमेरिकल है घ। तो क्वथनांक उन्नयन क्या है, एक द्रव का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। तो 58 ग्राम प्रति मोल मोलर द्रव्यमान के 1.8 ग्राम अवाशशील विलय को 90 ग्राम द्रव में घोलने पर विलयन क्वथनांक 354.11 के हो जाता है। तो द्रव के लिए क्वथनांक उन्नयन की गणना कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन में हमसे डायरेक्टली 3 मार्क्स का पूछा गया था। इसमें 1 नंबर की तो क्वथनांक उन्नयन की परिभाषा है और 2 नंबर का क्या है, ये न्यूमेरिकल है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा न्यूमेरिकल है कि क्वथनांक उन्नयन क्या है, एक द्रव का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। तो 58 ग्राम प्रति मोल मोलर द्रव्यमान के 1.8 ग्राम अवाशशील विलय को 90 ग्राम द्रव में घोलने पर विलयन क्वथनांक 354.11 केल्विन हो जाता है। तो द्रव के लिए क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर क्वथनांक उन्नयन की परिभाषा लिख लेंगे। तो देखिए क्वथनांक उन्नयन की परिभाषा क्या है, किसी विलायक में अवाशशील विलय को घोलने पर विलायक के क्वथनांक में हुई वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीबी से व्यक्त करते हैं। फिर से देखते हैं क्वथनांक उन्नयन, तो किसी विलायक में अवाशशील विलय को घोलने पर विलायक के क्वथनांक में हुई वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं यानी कि व्यक्त करते हैं। तो देखिए डेल्टा टीबी इजिकल टू 1000 गुणा केबी
गुणा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केबी क्या था, केबी था हमारा मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। केबी क्या है हमारा, केबी यहाँ पर मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। बात है स्मॉल डब्ल्यू की, स्मॉल डब्ल्यू है विलय का भार, और बात आती है स्मॉल एम की, तो यह है विलय का अनुभार। और देखिए कैपिटल डब्ल्यू क्या है, कैपिटल डब्ल्यू है विलय का भार। और डेल्टा टीबी क्या है, डेल्टा टीबी है क्वथनांक में उन्नयन यानी कि वृद्धि। अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में हमसे क्या पूछा गया है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पर किसकी गणना करनी है, हमें यहाँ पर गणना करनी है केबी की। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर दिया है, तो जो जो वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है वो हम लिख देंगे। तो क्या दिया है, हमें दिया है टीबी, टीबी नो, तो ये कितना दिया गया है, ये दिया गया हमारा 353.23 के। तो देखिए ये क्या है, द्रव में घोलने पर विलयन क्वथनांक, तो ये हमारा टीबी नोट है 353.23 केल्विन। ठीक है, उसके बाद हमें एम यानी कि विलय का अनुभार दिया गया है कितना, तो ये दिया गया है 58 ग्राम प्रति मोल। और बात है स्मॉल डब्ल्यू की, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, स्मॉल डब्ल्यू हमारा यहाँ पर विलय का भार, तो ये कितना है फ्रेंड्स, ये हमारा 1.8 ग्राम। और बात है कैपिटल डब्ल्यू की, तो कैपिटल डब्ल्यू क्या है यहाँ पर, कैपिटल डब्ल्यू है यहाँ पर विलायक का भार जो कि है 90 ग्राम। ठीक है, इसके बाद हमें टीबी कितना दिया गया है, टीबी दिया गया है हमें जब में घोलने पर विलयन क्वथनांक, तो यहाँ पर हमें टीबी कितना दिया गया है, टीबी बराबर कितना हो जाएगा 354.11 केल्विन दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहां से निकाल देंगे डेल्टा टीबी। वो कैसे निकालेंगे, तो टीबी में से हम टीबी नोट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए क्या निकल कर आ जाएगा, तो देखिए डेल्टा टीबी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 354.11 माइनस 353.23, यानी कि डेल्टा टीबी कितना निकल कर आ गया, ये निकल कर आ गया हमारा 0.88 केल्विन निकल कर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जितनी वैल्यूज है हम अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो देखिए हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपने देखा भी था हमारा फॉर्मूला क्या था। तो देखिए फॉर्मूला है हमारा, यहां पे लिखते हैं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल डब्ल्यू बटे में स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये हमारा क्या है, ये है हमारा फॉर्मूला। तो देखिए अब हम हमारी जितनी वैल्यूज ये आई है हम ये अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो बात करें डेल्टा टीबी की, तो डेल्टा टीबी कितना निकल कर आया था, तो अभी हमने निकाला है डेल्टा टीबी हमारा निकल कर आया है 0.88 बराबर 1000। और बात करें केबी की, तो केबी तो हमें निकालना है, तो हम इसको सिर्फ ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे। बात है स्मॉल डब्ल्यू की, तो स्मॉल डब्ल्यू कितना है, यानी कि विलय का भार 1.8 ग्राम था, और अनुभार कितना है विलय का, ये हमारा 58 ग्राम प्रति मोल था। और विलायक का भार कितना है, विलायक का भार है हमारा 90 ग्राम। तो अब हम इसको इससे काटेंगे। ठीक है, तो देखिए हम इसको इससे कैसे काटेंगे, 1 दशमलव हटाएंगे, ये 1 जीरो बढ़ जाएगी, तो ये 2 जीरो किससे कट जाएंगी, इससे कट जाएगी, और 9 से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको इससे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, तो यानी कि कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारा 0.88 बराबर 10 गुणा केबी बटे में 29। तो देखिए यानी कि ये क्या चला जाएगा, इसके नीचे हम 1 मान लेंगे और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जाएगा 0.88 गुणा 29 बराबर 1 गुणा 10 गुणा केबी। तो देखिए केबी के साथ 10 क्या है, गुणे में, तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा भाग में, और हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 25.52 बटे में आ जाएगा 10, इसकी मल्टीप्लाई कर ली हमने, और इसकी जो गुणा में था ये आ गया भाग में, बराबर केबी। तो ये कितना निकल कर आ जाएगा, तो केबी हमारा निकल कर आ जाएगा 2.552 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल।
क्या है इसका, केल्विन किलोग्राम प्रति मूल, ये इसका मात्रक है। और फ्रेंड्स आपको इनके मात्रक अच्छे से पता होने चाहिए क्योंकि डायरेक्टली आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स एक बात और, अगर आपने अभी तक क्लास 12 केमिस्ट्री का सिलेबस नहीं करा तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से जाकर जरूर कर सकते हैं। और देखिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है सोल्ड पेपर 2025 की भी, तो आप इसके सेट नंबर 1, 2 यानी कि पार्ट नंबर 1, 2 और आज की वीडियो में हम 3 कर रहे हैं, ये अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने आप इसके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।